हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ। देखो, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के दे देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कभी कभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें दे देते हैं, तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में सब कवर करेंगे। तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे 100% करेक्ट हो, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है वो भी इसमें रखा हुआ है। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था और न्यूक्लियस के अंदर हमने न्यूक्लियोलस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो देखो, न्यूक्लियोलस क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, और इसका काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए को बनाना और फिर राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना। क्लियर? तो वही न्यूक्लियोलस के बारे में हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर दिस इज न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस को हमने कहा है नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए ये देखते हैं स्टूडेंट। अब ये जो हम बाहर बना रहे हैं ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं है स्टूडेंट, ये क्रोमेटिन का पार्ट ही है। तो वो क्रोमेटिन जो पेरीफेरी में, न्यूक्लियोलस के पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है, उस क्रोमेटिन को हम नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ये मेम्ब्रेन की तरह अपीयर हो रही है बट मेम्ब्रेन नहीं है, ये क्रोमेटिन है। देन स्टूडेंट, इसके अंदर फर्दर क्रोमेटिन का पार्ट रहेगा और इस क्रोमेटिन के पार्ट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। अब ये जो इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है, यानी कि जो अंदर की तरफ क्रोमेटिन का पार्ट है, क्रोमेटिन क्या है? एग्जैक्टली डीएनए ही है। सो ये डीएनए क्या बनाता है? इट सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? सो इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फॉर्म करता है राइबोसोमल आरएनए। अब इस राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें तो ये देखिए स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। यही राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म अ फाइब्रिलर स्ट्रक्चर। इट फॉर्म्स फाइब्रिलर स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोलस कॉल्ड पार्स फाइब्रिलोसा। एक फाइब्रिलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम नाम क्या देते हैं? पार्स फाइब्रिलोसा। ये देखिए किस किस ने बनाया? राइबोसोमल आरएनए ने एंड प्रोटीन। ये दोनों कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने फॉर्मेशन की पार्स फाइब्रिलोसा की। क्लियर? अब ये जो पार्स फाइब्रिलोसा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने इसको फाइब्रिलोसा का नाम दिया है। अब क्या होता है स्टूडेंट, इस पार्स फाइब्रिलोसा में प्रोटीन का कंटेंट धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और जैसे ही प्रोटीन का कंटेंट इसके अंदर बढ़ेगा तो ये ग्रेन्यूलर लाइक अपीयरेंस देगा। ग्रेन्यूल्स यानी दानेदार अपीयरेंस जो है ये देगा। तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म पे ये अपीयर होगा। इसको हम नाम देंगे पार्स ग्रैनुलोसा।
Clear? Now protein content increases in pars fibrillosa. It result in formation of pars granulosa. तो जब pars fibrillosa में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ेगा तो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हमने क्या कहा है, पार्स ग्रैनुलोसा. क्लियर? अब ये जो पार्स ग्रैनुलोसा है स्टूडेंट, ये फॉर्म करता है एग्जैक्टली राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स को अराइज करेगा. कैसे अराइज करेगा? प्रोटीन आरएनए के कंटेंट को कंबाइन करके, दोनों सब यूनिट को कंबाइन करके राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है. क्लियर? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्रीज आर राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोमल फैक्ट्रीज क्या होती हैं? दे आर न्यूक्लियोलस, क्योंकि राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस है वो कहाँ होती है स्टूडेंट? न्यूक्लियोलस के अंदर. क्लियर? तो ये न्यूक्लियोलस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. चलिए आगे हम और देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या कवर कर सकते हैं. स्टूडेंट जब हमने न्यूक्लियस का पॉइंट पढ़ा था, न्यूक्लियस हमने कवर किया था, तो हमने उसमें क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा था. तो देखो दो तरह की क्रोमेटिन मैंने आपको बताई थी, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, और इसके बारे में मैंने कहा था डिटेल में हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे. तो आइए, क्रोमेटिन दो तरह की होती है स्टूडेंट, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. क्लियर? तो इन दोनों ही क्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है? देखो जब हम क्रोमेटिन को या न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, यानी उसको हम डाई प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कलर लेगा. कलर लेने के बाद जो हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट है वो डार्कली स्टेन्ड होगा, वो डार्क कलर का अपीयर होगा. और इसका रीजन क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग पाई जाती है, डीएनए कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये डार्कली स्टेन होगा. और जो यूक्रोमेटिन का पार्ट है वो लाइटली स्टेन होगा. क्लियर? जो हेट्रोक्रोमेटिन है स्टूडेंट, उसमें 10% पार्ट ही टोटल क्रोमेटिन का हेट्रोक्रोमेटिन बनाता है. 90% पार्ट जो है वो यूक्रोमेटिन की फॉर्म पे रहता है. क्लियर? डीएनए इज मोर कॉइल्ड. हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो डीएनए में कॉइलिंग ज्यादा होती है, डीएनए कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है. और यही कारण है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो इनएक्टिव होती है, क्योंकि कॉइलिंग बहुत ज्यादा है, वो इतनी जल्दी ओपन नहीं होती और बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है. तो ओपनिंग ना होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? इनएक्टिव. और यही रीजन है कि क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी भी बहुत कम होती है. किसमें? हेट्रोक्रोमेटिन में. यूक्रोमेटिन की बात करें स्टूडेंट तो ये क्या है, इसमें डीएनए यानी क्रोमेटिन बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, इजीली ओपन होगा, ट्रांसक्रिप्शन इसी के थ्रू होगा, सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है. और क्रॉसिंग ओवर में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्या? यूक्रोमेटिन. क्लियर? सो क्रोमेटिन का 90% पार्ट यूक्रोमेटिन की फॉर्म पे प्रेजेंट है और 10% पार्ट जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म पे प्रेजेंट होता है. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वैसे तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कवर किए थे. एक पॉइंट जो हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे थोड़ा सा और डिटेल में इसको कवर करेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मॉडिफिकेशन करता है, जिसमें फर्दर गोल्जी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है. सो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखते हैं. इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमने लिखा था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन को करता है. किस तरीके से करता है? ड्रग्स में स्टूडेंट हम मेडिसिन की बात करते हैं, कुछ केमिकल्स की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं. तो इसी में ड्रग्स के साथ साथ ये अल्कोहल, ड्रग्स तो हमने कहा, पॉल्यूटेंट्स, इन सब का डिटॉक्सिफिकेशन करता है. कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो सारे ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इंक्लूडिंग ड्रग्स, अल्कोहल, पॉल्यूटेंट्स, इन सब को मिला के हम एक नाम देते हैं, वी कॉल दिस जीनोबायोटिक्स.
सो कलेक्टिवली सभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम नाम क्या देते हैं? जीनोबायोटिक्स। क्लियर? अब इन सब के ब्रेकडाउन के लिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड यूज करता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोक्रोम P450। तो इन सब के ब्रेकडाउन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोक्रोम P450 का यूज करता है। और ये साइटोक्रोम P450 क्या करता है? जितने भी हमारे जीनोबायोटिक्स होते हैं दे आर मोस्टली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड। तो ये जो साइटोक्रोम P450 होता है ये क्या करता है? इन लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में। अब ये जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं ये ब्लड के थ्रू कहां जाएंगे? किडनी, और किडनी इनको एक्सक्रीट कर देगी यूरिन के थ्रू। तो ये सारे कंपाउंड क्या हो गए? बॉडी से बाहर चले गए। तो जीनोबायोटिक्स का आपको कंसेप्ट समझ में आया कि ये क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस, और इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450, और उसके बाद किडनी के थ्रू ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट एक और चीज समझिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ पर्टिकुलर सेल्स में हम इनको कुछ अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ रेटिनल सेल्स जो हमारी आईज में सेल्स होती हैं स्टूडेंट, उन रेटिनल सेल्स में जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पहले तो वो समझिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने नाम क्या दिया है? माइलॉइड बॉडी। सो माइलॉइड बॉडी कहीं भी आप देखते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रेटिनल सेल्स का। क्लियर? देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ नर्व सेल में हमने पढ़ा है नीसल्स ग्रेन्यूल्स, और नीसल्स ग्रेन्यूल्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो नीसल्स ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वो भी रफ टाइप का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स में हम इसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये कैसा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन प्लाज्मोडेस्माटा जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था डेस्मोटिब्यूल्स बनते हैं, और वो डेस्मोटिब्यूल्स जो है एक्सटेंशन होती है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्मूथ और रफ दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। देखो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ी थी तो 3 मॉडल मैंने आपको बताए थे। 3 में से हमने एक मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको डिटेल में पढ़ा था। लेकिन 2 मॉडल को मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था और कहा था इसको हम बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो चलिए इसको भी कवर करते हैं, दोनों मॉडल को कवर करते हैं स्टूडेंट। तो पहला मॉडल हमारा क्या है? सैंडविच मॉडल, और इस मॉडल को हम नाम क्या देते हैं? वी कॉल्ड इट ट्राइलैमेलर मॉडल। अब ये जो ट्राइलैमेलर मॉडल है स्टूडेंट, ये डेनियल और डेवसन ने दिया था। हालांकि ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था, एक बार हम इसको देखेंगे। अब इस मॉडल में डेनियल और डेवसन ने क्या कहा? इन्होंने कहा लिपिड एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट लेयर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा था, बायलिपिड लेयर का अरेंजमेंट, प्रोटीन का अरेंजमेंट, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो लिपिड है और जो प्रोटीन है वो अलग अलग लेयर में है। तो देखिए प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन, तो प्रोटीन की एक लेयर सेल के बाहर और एक लेयर स्टूडेंट सेल के अंदर, और इन दोनों के बीच में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट? लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, जिसमें जो प्रोटीन की थिकनेस है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसी तरीके से दूसरी लेयर की जो प्रोटीन है उसकी थिकनेस भी क्या है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो बीच में लिपिड की बाइलेयर है इसकी थिकनेस है स्टूडेंट 35 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई?
टोटल थिकनेस ऑफ द मॉडल इज 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब सबसे पहला जो पॉइंट था वो इन्होंने यहीं पे गड़बड़ कर दिया कि थिकनेस जो है मेम्ब्रेन की वो फिक्स बता दी, कितनी, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं होती है। क्लियर? तो यहीं पे ये जो है वो रिजेक्ट हो जाता है मॉडल। उसके बाद ये देखिए इन्होंने लिपिड की लेयर में सेम कंसेप्ट वही बताया कि जो हेड है वो कैसा होता है स्टूडेंट, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो लिपिड के बारे में इन्होंने सेम कंसेप्ट यही बताया। इन्होंने कहा द मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल, मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया, इन्होंने कहा मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल इन्होंने क्यों कहा स्टूडेंट, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो प्रोटीन अरेंज है दोनों लेयर पे वो सेम है, यानी कि सेल के बाहर और सेल के अंदर जो लिपिड बाइलेयर के पेरीफेरी पे जो प्रोटीन अरेंज है वो प्रोटीन सिमिलर है, और वो प्रोटीन कौन सी है, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। दिस प्रोटीन इन्होंने कौन सी प्रोटीन बताई, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। जबकि हमें पता है कि प्रोटीन सेम नहीं होती है, प्रोटीन अलग अलग टाइप की होती है, जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था। क्लियर? तो उन्होंने मेम्ब्रेन को सिमेट्रिकल बताया, मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल होती है स्टूडेंट। चलिए, सो ये पहला मॉडल था सैंडविच और ट्राइलैमिलर मॉडल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये मॉडल जो था इट वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन। ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था स्टूडेंट। इन्होंने भी कहा कि भाई लिपिड एंड प्रोटीन आर अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट लेयर। अब डिस्टिंक्ट लेयर में देखो इन्होंने क्या कहा, ये स्टूडेंट प्रोटीन की लेयर है, ये लिपिड बाई लेयर है, और अगेन ये प्रोटीन की लेयर है। सो प्रोटीन, लिपिड, लिपिड एंड देन प्रोटीन। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है वो किस तरह की है, अल्फा ग्लोबुलर ना होकर इट इज बीटा प्लेटेड प्रोटीन। देखो सैंडविच मॉडल में अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन थी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करती है, यहां पे बीटा प्लेटेड प्रोटीन है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करती है, बट स्टिल दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो यहां पे जो प्रोटीन है वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर शो करती है, उसके साथ जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटीन है उसके ऊपर इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड है, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के चेन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, और शुगर एसोसिएटेड होने की वजह से ये जो प्रोटीन है ये म्यूकोइड प्रोटीन है। म्यूकोइड क्यों? क्योंकि ये इस पे म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नाउ इनर पे इन्होंने कहा कि ये नॉन म्यूकोइड है, इस पे कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड नहीं है। तो देखो क्या कहा इन्होंने, लिपिड एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट लेयर। क्लियर? अब इन्होंने मेम्ब्रेन को क्या कहा, एसिमेट्रिकल, और इन्होंने कहा प्रोटीन एसोसिएटेड विद टू लेयर्स इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों कहा, एक लेयर प्रोटीन की म्यूकोइड है और दूसरी लेयर प्रोटीन की नॉन म्यूकोइड है। क्लियर? बट इन्होंने भी क्या कहा, जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी कि 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 35 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो अगेन मेम्ब्रेन की थिकनेस इन्होंने फिक्स बता दी। क्लियर? सो ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था स्टूडेंट। चलिए दोनों ही मॉडल के हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। देखिए ड्रॉबैक्स क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन वेरीज 50 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन्होंने फिक्स बताई थी, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। देन इनके जो मॉडल थे, दीज मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ पोलर कंपाउंड। इनके मॉडल से पोलर कंपाउंड के जो मूवमेंट थे वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे,
जो कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था कि जो पोलर कंपाउंड है वो किस तरीके से सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करते हैं। देन इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक मेम्ब्रेन है। अब स्टूडेंट, अगर मेम्ब्रेन स्टैटिक है तो मेम्ब्रेन जो है वो ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सिक्रीशन, इस तरह के फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकती है। सो इनके अकॉर्डिंग तो मेम्ब्रेन स्टैटिक है, बट हमें पता है जो मेम्ब्रेन है वो रिपेयर, रीजनरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ग्रोथ, सिक्रीशन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस सब परफॉर्म कर रही है। तो स्टूडेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज डायनामिक, वो स्टैटिक नहीं होती है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से दोनों जो मॉडल थे वो रिजेक्ट हुए। चलिए, अब स्टूडेंट हमने मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ी थी जब हमने शुरू में ही न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन दो तरह की होती है स्टूडेंट, सिनकाइटियम कंडीशन और सिनोसिटिक कंडीशन। दोनों में ही मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेट होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। सिनकाइटियम कंडीशन कैसे होती है? बाय द फ्यूजन ऑफ सेल। अब सेल के फ्यूजन को हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा स्टूडेंट। ये देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, और हर सेल के पास अपना जो है वो न्यूक्लियस है। अब इन सेल के बीच में जो मेम्ब्रेन है ना वो सेप्टम की तरह काम कर रही है। अब ये मेम्ब्रेन अगर डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? ये देखिए, ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई तो सेल ने बिना डिवाइड किए ही दो न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए। अब ये जो थर्ड सेल है, अब ये मेम्ब्रेन, इसके ये वाली मेम्ब्रेन भी अगर डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट? एक ही सेल के अंदर विदाउट कैरियोकाइनेसिस तीन न्यूक्लियस आ गए। तो क्या हुआ? सेल के फ्यूज करने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक से ज्यादा हो गए, और इस तरह की मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या कहलाती है? सिनकाइटियम। क्लियर? देन सिनोसिटिक कंडीशन। अब स्टूडेंट, सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है आइए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक सेल है और इस सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर? अब जब भी सेल डिवाइड करती है तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और अब यहां पे दो न्यूक्लियाई हो गए हैं। सॉरी। और ये जो दो न्यूक्लियाई हैं, अब इन्होंने डिवाइड किया और यहां पर कितने हो गए हैं? 4 न्यूक्लियाई। क्लियर? तो 4 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसको भी हम क्या कहेंगे? मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो यहां पे क्या हुआ है, जब सेल डिवाइड करती है तो एक्चुअली होता क्या है कि पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे और दोनों न्यूक्लियस आधा आधा साइटोप्लाज्म लेकर और ये दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बना देंगे। क्लियर? तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। क्लियर? और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? वी कॉल्ड इट कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? तो यहां पे देखो, न्यूक्लियस ने डिवाइड किया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, तो यहां पे न्यूक्लियस एक से ज्यादा बन गए, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको हमने सिनोसिटिक कंडीशन कहा है। और यहां पे न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म ने भी डिवाइड किया है, तो यहां पे दो डॉटर सेल बन गई है। क्लियर? तो अगर सेल के फ्यूजन से मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है सिनकाइटियम, और कैरियोकाइनेसिस से बनती है तो सिनोसिटिक कंडीशन। क्लियर?